नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जनवरी सन 2025। द्वादशी तिथि शनिवार सुबह 8:22 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। घने कोहरे में लिपटा हरियाणा, विजिबिलिटी 0 बनी। राज्य भर में बारिश की संभावना बनी। इन जिलों में ओले गिरने का अलर्ट हुआ जारी। बताएंगे ताजा मौसम अपडेट। फसल पंजीकरण अपडेट। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लेकर विभाग ने किसानों के लिए जारी की सूचना। जानिए पूरी अपडेट। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मिली सौगात। बताएंगे पूरी अपडेट। CBSE ने जारी किया सीटेट रिजल्ट। पास होने के लिए 60% मार्क्स जरूरी। परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष बर्खास्त। 1 लाख रिश्वत कांड में पकड़ी गई थी सोनिया। गिरफ्तारी के 25 दिन बाद पद से हटाया। हरियाणा के इस जिले में गरीबों के लिए एक खुशखबरी। 782 परिवारों को मिलने जा रहे हैं 100 गज के प्लाट। हरियाणा DLED के फर्स्ट व सेकेंड ईयर की पुनः परीक्षा के लिए जारी हुई डेट शीट। प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी। सरकारी भूमि पैमाइश की मशीनें हुई बेकार। किसान प्राइवेट एजेंसियों के शोषण का हो रहे हैं शिकार। हरियाणा की धर्म नगरी के लिए आई खुशखबरी। 27 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। JEE एडवांस के अटेम्प्ट अब नहीं बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 से बढ़ाकर 3 अटेम्प्ट करने की याचिका की खारिज। और ओप्पो रेनो 13 प्रो भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 49,999 रुपए। स्मार्टफोन में सोनी IMX 890 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में धुंध और ठंड का कहर जारी है। धुंध के चलते ट्रेनों के आवागमन पर भी असर देखने को पड़ा है। अजमेर जम्मू तवी ट्रेन 11 घंटे तो वही जम्मू तवी अजमेर ट्रेन 8 घंटे की देरी से रेवाड़ी स्टेशन पर पहुंची। वर्तमान में बात करें तो प्रदेश के हिसार, रोहतक, पानीपत, रेवाड़ी, करनाल, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर, जींद, सिरसा, भिवानी और पलवल समेत कई जिले घने कोहरे की चपेट में है। धुंध के चलते करनाल, पानीपत, हिसार के बालसमंद, रोहतक के कलानौर और रेवाड़ी में विजिबिलिटी शून्य पहुंच चुकी है। वहीं कुछ इलाकों में यह 10 से 20 मीटर तक सिमट चुकी है। आलम यह है कि धुंध बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर टपक रही है। कोहरे के कारण सड़क पर वाहन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। मौसम विभाग द्वारा अंबाला और कुरुक्षेत्र में बेहद घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 10 जनवरी की रात से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जो कि राज्य भर में बारिश की संभावना बन चुकी है और राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रह सकता है। इस दौरान प्रदेश के 7 जिलों झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में गरज चमक के साथ बरसात और ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। बाकी के जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। कोहरे और गिरते तापमान के चलते कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। 11 और 12 जनवरी को दिन का तापमान और ज्यादा गिर सकता है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन दिल्ली द्वारा ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट और कई अन्य पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2025 रहेगी। इन पदों के लिए इंटरव्यू की तारीख के बारे में चयनित उम्मीदवारों को मोबाइल या फिर ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा या फिर क्लास 1 कोर्स होना चाहिए। वहीं ड्राइवर के पदों के लिए 8वीं पास होने चाहिए। फीमेल अटेंडेंट या हाउसकीपर उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानती हो। डेंटल सहायक के लिए आवेदक के पास डेंटल हाइजीनिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए। क्लर्क आवेदक स्नातक पास होने चाहिए। वहीं IT नेटवर्क टेक्नीशियन आवेदक IT नेटवर्क कंप्यूटर में डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र धारक होने चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष निर्धारित की गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSC की ओर से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED के प्रथम व द्वितीय वर्ष की पुनः परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। अगर आप इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2025 में होगा। हरियाणा DLED फर्स्ट ईयर पुनः परीक्षा 27 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इसके बाद आखिरी परीक्षा 20 मार्च 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा का आयोजन एक ही शिफ्ट में होगा, जिसका समय दोपहर 12:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। हरियाणा DLED सेकेंड ईयर पुनः परीक्षा 2025 का आयोजन 28 फरवरी 2025 से शुरू होगा। आखिरी परीक्षा 21 मार्च 2025 को आयोजित होगी।
हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार 10 जनवरी को एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची। यहाँ पर एसकेएम के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मौगा की महापंचायत में पास किया गया था। किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद एसकेएम नेता संभव बॉर्डर रवाना हो गए। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी अहंकार छोड़कर किसानों की सुने। इसके अलावा एसकेएम ने पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके। बता दें कि किसान फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के पुलिस लाइन में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मीटिंग में डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अलावा आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यहाँ राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया गया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर जिले में ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके कागज जांचे जाए और इनकी एक लिस्ट तैयार करवाई जाए ताकि हरियाणा से इनको वापस भेजा जा सके। साथ ही बजट सेशन में अवैध इमिग्रेशन को लेकर कानून लाया जाएगा। इसके जरिए जमीन बेचकर विदेश जाने वालों को ठगने वालों पर लगाम कसेगी। 9 में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस एक बटालियन स्थापित करने जा रही है। 9 में इसके लिए जमीन आवंटन को लेकर एसपी और डीसी को एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अच्छा काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई भी होगी। हरियाणा में अपराध दर और साइबर अपराध में पिछले साल के साथ तुलना की गई, जिसमें पता चला कि हरियाणा में अपराध दर में कमी आई है। विदेश में रहकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल अपराधियों और उनके यहाँ से मदद करने वाले लोगों के लिए खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। इसे लेकर पुलिस को निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस को जिन भी संसाधनों की आवश्यकता है वह सरकार मुहैया करवाएगी। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी को लेकर हरियाणा हाई अलर्ट पर है। केंद्र के एडवाइजरी के बाद रोहतक स्थित पीजीआई में मरीजों के लिए आइसोलेशन के लिए स्पेशल वार्ड बना दिया गया है। इसमें नॉर्मल मरीजों को रखने के लिए 15 बेड लगाए गए हैं। वहीं गंभीर मरीजों को रखने के लिए 4 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। बेड पर 24 घंटे ऑक्सीजन भी उपलब्ध रहेगी। वहीं वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। इसके साथ इस वायरस के टेस्ट फ्री कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक हरियाणा में कोई भी एचएमपीवी वायरस का केस नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि इसका असर साल 2005 में भी देखा गया था। उन्होंने कहा कि यह नया वायरस नहीं है, इसका असर 2005 में भी देखा जा चुका है। इस वायरस को लेकर लोगों को ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से मौत होने का खतरा कम है, फिर भी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। डायरेक्टर ने कहा कि एचएमपीवी वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अधिक चपेट में ले रहा है। अगर किसी को खांसी, बुखार, गले में दर्द है तो यह इसके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि एचएमपीवी वायरस को लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त इंतजाम करने के आदेश दे दिए गए हैं। हरियाणा में सिरसा के रानिया में प्रशिक्षित ऑपरेटरों की कमी के कारण भूमि पैमाइश मशीनें तहसील कार्यालय में धूल फेंकती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते किसानों को जमीन की नपाई के लिए प्राइवेट ऑपरेटरों को सहारा लेना पड़ रहा है, जो किसानों से मोटी रकम भी वसूल रहे हैं। इस विषय को लेकर किसानों ने अधिकारियों से कई बार सरकारी मशीनों से पैमाइश कराने की मांग की है, लेकिन किसानों की इस मांग पर अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों का कहना है कि प्राइवेट ऑपरेटर बड़े भूमि मालिकों के साथ मिलीभगत कर भूमि की सीमाओं में 5 से 7 फुट तक का हेराफेरी भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए मॉडर्न भूमि पैमाइश मशीनों को भेजा गया था। इन मशीनों को करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा गया था, लेकिन खरीदे जाने के बाद से ही ये मशीनें धूल फेंकती हुई नजर आ रही हैं और यही स्थिति लगभग हरियाणा के काफी अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए खुद के घर का सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत ऐसे जरूरतमंद जिनके पास खुद का घर नहीं है उनको 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे। इस बाबत नो डीसी विश्राम कुमार मीणा ने जिला स्तरीय पात्रता जांच कमेटी की समीक्षात्मक बैठक ली। नो डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रथम चरण में जिले के 5 गाँव शिकरावा, जलालपुर, नू, टाई, टरकपुर और अडवर से 782 नागरिकों को चिन्हित कर उनकी पात्रता की जाँच कर ली गई है। इन गाँव से 782 लोगों ने 100-100 गज के प्लाट के लिए आवेदन किए हैं। जिला उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा का मूल निवासी इस योजना के लिए पात्र होगा और उसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही आवेदनकर्ता ने पहले किसी भी सरकारी योजना का लाभ न लिया होना चाहिए। जो परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर अन्य आवासीय योजना का लाभ उठा चुके हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। डीसी ने कहा कि यह योजना सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यहाँ जल्द ही थानेसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 27 बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है। इन प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और थानेसर से पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष सुधा के बीच चर्चा हुई है। इन प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत राशि खर्च होने जा रही है। इन प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा के दौरान कहा कि कुरुक्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज तैयार हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की कगार पर है। इस कॉलेज के निर्माण पर 33 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के ज्योति नगर और मोहन नगर की मुख्य सड़क पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जिले के सुनहेड़ी खालसा गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। इसके निर्माण पर 35 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होगी। वहीं जोगना खेड़ा गाँव में 45 लाख 40 हजार रुपए की लागत राशि से पार्क और व्यायामशाला बनाई जाएगी। हरियाणा कला परिषद परिसर में 10.5 करोड़ रुपए की लागत से नया विश्राम गृह और सरस्वती फीडर पर नया पुल तैयार किया जाएगा। सन्निहित सरोवर बांध के सुंदरीकरण पर 7 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा थानेसर विधानसभा क्षेत्र में साइंस कॉलेज का निर्माण होगा। सुभाष सुधा ने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट्स कुरुक्षेत्र जिले के विकास की नई गाथा लिखेंगे। पंजाब एंड हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इन लोगों को न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेंगी। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 14,142 रुपए और दैनिक वेतन 544 रुपए तय कर दिया है। वहीं अर्धकुशल 2 श्रेणी का मासिक वेतन 14,292 रुपए और दैनिक वेतन 550 रुपए होगा। इसी तरह अर्धकुशल 1 का मासिक वेतन 14,392 रुपए और दैनिक वेतन 554 रुपए होगा। कुशल 2 श्रेणी के श्रमिकों का मासिक वेतन की बात करें तो 14,592 रुपए और दैनिक वेतन 561 रुपए होगा, जबकि कुशल 1 का मासिक वेतन 14,817 रुपए और दैनिक वेतन 570 रुपए होगा। वहीं अति कुशल श्रमिकों को अब 15,217 रुपए मासिक और 585 रुपए दैनिक वेतन दिया जाएगा। होटल और रेस्तरां जैसे क्षेत्रों में यदि खाद्य और आवास सुविधा दी जाती है तो वेतन में कटौती होगी। उदाहरण के लिए अकुशल श्रमिकों को 12,374 रुपए और अर्धकुशल 2 को 12,505 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले पर श्रमिकों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से परिवार का पालन पोषण करने में कुछ हद तक राहत अवश्य मिलेगी। हिंदुस्तान के लिए एक और गौरवमयी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन विकसित कर लिया गया है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक हॉर्स पावर वाला इंजन है। दुनिया भर में केवल 4 देश ही ऐसे ट्रेन इंजन बनाते हैं। उन्होंने बताया कि ये चारों देश 500 से लेकर 600 हॉर्स पावर के बीच वाले इंजन का उत्पादन करते हैं, जबकि भारतीय रेलवे द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए 1200 हॉर्स पावर की क्षमता वाला ट्रेन इंजन निर्मित कर लिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस तरह के पहले ट्रेन इंजन का जल्द ही हरियाणा में जींद व सोनीपत रेलवे लाइन पर परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंजन निर्माण पूरा हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस तरह की तकनीकी उन्नति से देश को आत्मविश्वास मिलता है और इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की प्रतिभा को नई पहचान भी मिलती है। दुनिया भर के देश पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। जीरो कार्बन इमिशन की बात करें तो परिवहन के भी नए तरीकों की खोज हो रही है, जिनमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो। इसी कड़ी में हाइड्रोजन ट्रेन की परिकल्पना सामने आई है। इस ट्रेन को संचालित करने के लिए डीजल या फिर बिजली का नहीं बल्कि हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल होता है। फरीदाबाद में अब तक 2,429 किसानों ने मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जिसमें 15,137 एकड़ कृषि क्षेत्र शामिल है। डीसी विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि यह पंजीकरण सभी किसानों के लिए अनिवार्य है, चाहे वे फसल बेचे या फिर नहीं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण भ्रांति को दूर करते हुए बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण से किसानों की आय परिवार पहचान पत्र से नहीं जुड़ेगी। यह पंजीकरण कृषि विभाग, बागवानी विभाग और मछली पालन से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक है। प्रमुख लाभों की बात करें तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान पर मुआवजा देती है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी इससे मिलेगा। कृषि यंत्रों की सुविधा मिलने जा रही है, साथ ही अन्य कृषि संबंधित योजनाओं का इससे लाभ मिलेगा। डीसी ने सभी किसानों से 31 जनवरी से पहले 100% पंजीकरण कराने का आग्रह किया है। वर्तमान में रबी सीजन चल रहा है और पोर्टल खुला हुआ है, ऐसे में किसान तुरंत पंजीकरण करा सकते हैं। एक ऐसा इवेंट जिसके लिए दुनिया की कुल आबादी के 5% के बराबर लोग एक शहर में इकट्ठा हो रहे हैं। ये आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का दोगुना है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 की, जिसमें इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या पाकिस्तान की कुल आबादी से लगभग दोगुना है। वहीं ये आंकड़ा अमेरिका 33.5 करोड़ और रूस 14.4 करोड़ से भी ज्यादा है। 2019 प्रयागराज अर्धकुंभ में 13,218 टन राशन यानी 54,000 क्विंटल चावल और 78,000
क्विंटल आटा का इस्तेमाल हुआ था। इसकी तुलना स्वर्ण मंदिर में लगने वाले दुनिया भर के सबसे बड़े लंगर से करें तो वहां हर दिन 10 क्विंटल चावल और 100 क्विंटल आटे की खपत होती है। मोदी इसी महीने प्रयागराज जा सकते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 जनवरी को महाकुंभ में आएंगे। महाकुंभ 2025 के पहले स्नान से पहले प्रयागराज एयरपोर्ट को नई सौगातें मिल चुकी हैं। अब प्रयागराज एयरपोर्ट से रात की विमान सेवा भी शुरू हो चुकी है। शुक्रवार रात में पहली बार इंदौर से उड़ान भरकर विमान प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड किया। अब प्रयागराज एयरपोर्ट से 24 घंटे विमान सेवा शुरू रहेगी। साथ ही महाकुंभ को देखते हुए 25 शहरों के लिए विमानों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है वह यहाँ आए, उनका स्वागत है। लेकिन गलत मानसिकता के साथ जो आएंगे, भूमि पर कब्जा करने आएंगे, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। चाइनीज टेक कंपनी ओप्पो ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो रेनो 13 लॉन्च कर दी है। मिड बजट सेगमेंट के इस सीरीज में कंपनी ने 2 फोन रेनो 13 और रेनो 13 प्रो पेश किए हैं। नए मिड रेंज स्मार्टफोन रेनो 12 और रेनो 12 प्रो के अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी ने दोनों स्मार्टफोन को 2 वेरिएंट में पेश किया है। ओप्पो रेनो 13 की कीमत की बात करें तो 37,999 रुपए से शुरू होती है। वहीं ओप्पो रेनो 13 प्रो की शुरुआती कीमत 49,999 रुपए है। दोनों मोबाइल की सेल 11 जनवरी से शुरू होगी। दोनों स्मार्टफोन की प्री बुकिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी लॉन्च ऑफर में 10% का इवेंट डिस्काउंट भी दे रही है। दोनों ही ओप्पो स्मार्टफोन स्टाइलिश लुक, सोनी IMX 890 सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 6.83 इंच की 1.5K डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, बड़ी बैटरी और डस्ट पानी से बचाव के लिए IP66 प्लस IP68 प्लस IP69 की ट्रिपल IP रेटिंग से लैस है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 241 अंक की गिरावट के साथ 77,378 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 95 अंक की गिरावट रही और ये 23,431 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी रही। वहीं एक स्टॉक बिना किसी अपडेट के रहा। ICICI बैंक, रिलायंस, HDFC बैंक और SBI ने बाजार को नीचे गिराया, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और HCL टेक ने सेंसेक्स को ऊपर खींचने का काम किया। एशियाई बाजार में जापान के निक्केई में 1.05% और कोरिया के कोस्पी में 0.24% की गिरावट देखने को मिली। वहीं चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.33% की गिरावट के साथ बंद हुआ। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 400 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 468 रुपए बढ़कर 90,268 रुपए प्रति किलो हो गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 73,000 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 79,620 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।